अब आगे। अध्या अभी भी चुपचाप उसी तरह खड़ी थी और कुछ देर पहले देखी उन सिल्वर आंखों को याद कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ? कहीं वो इंसान कोई और हुआ तो? क्योंकि दुनिया में कई सारे लोगों की सिल्वर आइज होती हैं। जरूरी नहीं कि ये वो ही इंसान हो जो सालों पहले मुझे कॉलेज में इतना परेशान किया करता था। उसके जिक्र से आज भी मुझे डर लग जाता है। ओह गॉड, प्लीज ये वो इंसान ना हो, वरना मेरा यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अध्या अभी खड़ी थी कि वहां एक तकरीबन 28 साल का लड़का आया और अध्या को देखकर बोला, हेलो, क्या आप फर्स्ट डिजाइनर हैं? अध्या चौंक गई और बोली, यस, मैं ही हूं, लेकिन क्या हुआ? इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विशाल है और मैं सेकंड डिजाइनर हूँ। दो लोगों को समर कलेक्शन की डिजाइनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो पहले आप हैं और दूसरा मैं हूँ। हम दोनों एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। अध्या ये सुन अपना सिर हिलाई और मुस्कुराते हुए उस इंसान से हाथ मिलाई, जिसके बाद फिर विशाल, और वो अंदर की तरफ बढ़े। वो जब अंदर लॉबी में आए तो वहां मिस्टर कपिल मौजूद थे और कुछ एम्प्लॉई से बात कर रहे थे। मिस्टर कपिल की नजर अध्या और विशाल पर गई तो वो उनकी तरफ बढ़े। मिस्टर कपिल ने उन दोनों से कहा, वेलकम, हमें खुशी हुई कि आप दोनों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, और अब हम एक टीम में रहकर इस प्रोजेक्ट पर अपना बेस्ट देंगे। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, यस सर, मैं अपना 100% इस प्रोजेक्ट पर दूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर कपिल बोले, अगर आप मेरे साथ रहकर कोई गलती भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उसे टॉलरेट कर लूंगा, पर हमारे प्रेसिडेंट सर उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मेक श्योर करिए कि जब आप दोनों उनके साथ मौजूद हो और उनके पास काम कर रहे हो तो कोई गलती ना हो। बाकी मैं सारी चीज संभाल लूंगा। अध्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर कपिल, क्या आप मुझे प्रेसिडेंट सर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मिस्टर कपिल ने अध्या को गौर से देखा और बोले, क्या आपको प्रेसिडेंट सर के बारे में कुछ पता नहीं है? अध्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं एक्चुअली, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ जान नहीं पाई थी। मुझे उनके बारे में नेचर वाइज जानना था। अध्या ये कहते हुए मन में बोली, मुझे बस उस इंसान को पूरी तरह देखकर कंफर्म होना है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर ये वही हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं पहले ही कंफर्म हो जाती हूँ, जिससे मेरे लिए ज्यादा सही होगा। वही मिस्टर कपिल अध्या की ऐसी बातें सुन मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अभी आप सब शूटिंग लोकेशन पर जाने ही वाले हैं। वहां पर बॉस आएंगे तो आप उनसे मिल भी लीजिएगा और उनके बारे में करीब से जान भी लीजिएगा। मिस्टर कपिल की ये बात सुन अध्या फिर शांत हो गई और मन में बोली, तो शूटिंग लोकेशन पर वो इंसान भी आने वाला है। मुझे एक बार तो उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद से कंफर्म होना ही है। अध्या ने अपना सिर हिला दिया। फिर मिस्टर कपिल विशाल से बात करने लगे और उन दोनों को लेकर शूटिंग लोकेशन पर चले गए, जो कि ऑफिस के बैक एरिया की तरफ बनाया गया था। स्विमिंग पूल एरिया के तरफ ही दो मॉडल मौजूद थीं, जो कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रही थीं। अध्या जब मिस्टर कपिल और विशाल के साथ वहां पहुंची तो उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाईं। अभी वहां सिर्फ दो मॉडल ही मौजूद थीं, जिसे देख अध्या बोली, मिस्टर कपिल, प्रेसिडेंट सर तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके जवाब में मिस्टर कपिल ने कहा, वो कुछ देर में आने वाले हैं, तब तक आप सब अपना अपना काम समझ लीजिए। मिस्टर कपिल विशाल और अध्या को काम समझाने लगे। अध्या भी फिर अपने काम में मशरूफ हो गई। वहां मॉडल कॉस्ट्यूम ट्राई करने लगी। तभी कुछ देर बिता था कि वहां कुछ हलचल महसूस होने लगी। सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां कुछ गार्ड्स अंदर की तरफ आ रहे थे। मिस्टर कपिल ने सभी से स्ट्रिक्ट टोन में कहा, बॉस इज कमिंग, सभी रेडी रहिए। आप सबके कामों को बॉस एक बार एनालाइज करेंगे और कोई भी गलती नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आप सबको बॉस का नेचर अच्छे से पता है, और जो यहाँ पर न्यू है वो भी जल्द ही यहाँ के सारे रूल एंड रेगुलेशन को जान ले, जिससे उन्हें यहाँ काम करने में अच्छी समझ मिलेगी। विशाल ने अपना सिर हिलाया तो वहीं अध्या इस वक्त उन मॉडल के पास थी, जिस वजह से उसने अभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। एक मॉडल ने अध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोली, क्या यही डिजाइनर हमारे समर कलेक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी, जिसे हम पहने वाले हैं? इसके जवाब में दूसरी ने नाक चढ़ाते हुए कहा,
मुझे भी यही न्यूज़ मिली है। वेल, ये कहीं से डिज़ाइनर लगती तो नहीं है। खुद इतने सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। ये हम जैसी इंटरनेशनल मॉडल के लिए क्या ही कपड़े डिज़ाइन करेंगी। अध्या कुछ कपड़ों के ड्राफ्ट को देख रही थी। उसके कानों में उन मॉडल की आवाज़ गई, जिसे सुन वो हल्की सी स्माइल के साथ उनकी तरफ मुड़ी और बोली, आपने वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और बाकी मेरे डिज़ाइन किए गए कपड़े कैसे होते हैं, ये आपको कुछ वक्त बाद खुद ही पता चल जाएगा। अध्या की ये बात सुन वो दोनों मॉडल चुप हो गई और फिर उन सब की नजर गेट की तरफ बढ़ गई, जहां पर इस वक्त त्रिजल अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। मॉडल त्रिजल को देखकर आहें भरने लगी और एक ने बोला, ओह गॉड प्रेसिडेंट सर, कितने हॉट है ना। मैं तो इस कंपनी की मॉडल बनने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही उस पर साइन कर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट सर जैसे बॉस इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। मुझे तो उनके करीब आने का कितना अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी भी त्रिजल के लुक को देखकर मदहोशी से बोली, यू आर राइट यार, यू नो हार्ट प्रेसिडेंट सर, कितनी लड़कियों के हार्ट थ्रोब है। मैं तो उनकी एक नजर के लिए ही तड़पती रहती हूँ। इस पर दूसरी मॉडल ने कहा, लेकिन अफसोस वो हमें देखते ही नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की की किस्मत इतनी अच्छी होगी जिन्हें प्रेसिडेंट सर जैसा इंसान मिलेगा। मैं तो उससे बहुत जेलस हो रही हूँ। अध्या उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो भी त्रिजल को देखने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी वो दोनों मॉडल अध्या को पीछे करते हुए खुद आगे आई और त्रिजल के आगे आकर खड़ी हो गई। वहीं अध्या अचानक से पीछे धकेले जाने पर गुस्से से चिढ़ गई और उन दोनों मॉडल को घूर कर देखने लगी। वो इस वक्त स्विमिंग पूल के बेहद नजदीक आ चुकी थी। वहीं मिस्टर कपिल त्रिजल से कुछ बात कर रहे थे। त्रिजल ने अपने सनग्लासेस उतारे और वो एक नजर चारों तरफ घुमाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मैं एक बात सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हर साल हमारी वर्ल्ड वाइड कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर डिजाइनिंग के लिए परफॉर्म करते हैं और हर बार हमारी कंपनी को बेस्ट पोजीशन मिलती है। इसलिए मुझे इस बार भी अपनी कंपनी का बेस्ट पोजीशन चाहिए। मुझे नहीं पता इसके लिए आप सब क्या करेंगे, लेकिन मेरे काम में कोई भी गलतियां नहीं निकलनी चाहिए, वरना आप सब जानते हैं, अगर वर्ल्ड वाइड कंपनी से आपको निकाला गया तो बाहरी दुनिया की कोई भी कंपनी आप सबको हायर नहीं कर सकती। इसलिए ऑनेस्ट होकर इस प्रोजेक्ट पर काम कीजिए और अपना बेस्ट रिजल्ट दीजिए। एम आई क्लियर टू ऑन एल ऑफ यू। त्रिजल की ऐसी गर्म बातें सुनकर सभी ने अपना सिर जल्दी जल्दी हिला दिया। वही अध्या जो अभी भी त्रिजल को देखने की कोशिश कर रही थी, उसके कानों में जब त्रिजल की आवाज गई तो उसे वो आवाज काफी जानी पहचानी लगी, जिससे उसका दिल और भी ज्यादा धड़कने लगा। और अभी वो आगे कुछ भी कहती, तभी उसका पैर अपने कपड़ों में फंसा और वो लड़खड़ाते हुए जैसे ही टेबल को पकड़ने की कोशिश करने लगी, वो सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। पुल में छप की आवाज से वो जोर से चिल्लाई, आ आ आ आ। किसी के पुल में गिरने की आवाज से सभी चौंक गए और तुरंत पुल की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त अध्या के सिर्फ हाथ दिख रहे थे और वो बुरी तरह पानी में छटपटा रही थी। स्विमिंग पूल काफी गहरा था। अध्या को स्विमिंग नहीं आती थी, वो अपने हाथ पैर को लगातार पूल में चलाई जा रही थी। वही मिस्टर कपिल ये देखकर जल्दबाजी में बोले, कोई बचाओ उसे। त्रिजल बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की के हाथ को घूर रहा था और उसने बिना कोई रिएक्शन दिए एक बार फिर से ग्लासेस लगा लिए। वो फिर वहां से जाने के लिए घूम गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज गई, प्लीज बचाओ मुझे, मेरी हेल्प करो, मैं डूब जाऊंगी, प्लीज हेल्प। उस आवाज को सुनते ही त्रिजल के कदम जो बढ़ रहे थे वो रुक गए और दूसरे पल उसने अपने ग्लासेस उतारे। वो पुल को एकटक घूरने लगा। तभी अध्या ने एक झटके के साथ अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और वो सांस लेने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा त्रिजल के आंखों के सामने था। उस चेहरे को देख त्रिजल के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गईं और उसके होंठ आपस में भींच गए। अध्या भी अपनी धुंधली आंखों से सामने त्रिजल को देखने लगी और सुस्त आवाज में बोली, प्लीज बचाओ मुझे, मुझे स्विमिंग नहीं आती, प्लीज हेल्प। मिस्टर कपिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम सबके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है? वो डूब रही है, तुम उसे बचाने भी नहीं जा सकते। वो अध्या को बचाने के लिए पूल में कूदने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें किसी और के पुल में कूदने की आवाज आई। सभी हैरानी से उस इंसान को देखने लगे जो इंसान अभी अभी पूल में कूदा था, और त्रिजल को पुल के अंदर देख सब शॉक्ड हो गए। इधर त्रिजल ने दूसरे ही पल अध्या को कमर से होल्ड किया
और उसके हाथ को पकड़कर स्विम करते हुए साइड में आने लगा। अध्या, जिसे लग रहा था कि वो अब मर जाएगी, अचानक से किसी के खींचे जाने पर वो अपनी शॉक्ड आंखों से उसे देखने लगी। और जैसे ही उसने त्रिजल को अपने इतने करीब देखा तो उसने शॉक्ड होकर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। त्रिजल अध्या को लेकर स्विमिंग पूल के दूसरे साइड आया और उसे लेकर पुल से बाहर निकल गया। वहीं बाकी सब ये सब कुछ देख रहे थे और मिस्टर कपिल भी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से कहा, बॉस को कब से किसी की फिक्र होने लगी? स्ट्रेन्स। वहीं त्रिजल ने अध्या को पुल के फ्लोर पर लिटाया और उसके चेहरे को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, हे आर यू ओके? त्रिजल की आवाज काफी गर्म थी। अध्या उसकी आवाज को सुन पा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और वो उसी तरह अपनी आंखें कसकर बंद किए चुपचाप लेटी रही। वो अध्या को घूरकर वापस बोला, हे आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ओके और नॉट? अध्या ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। त्रिजल ये देख गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी वहां मिस्टर कपिल आए और जल्दबाजी में बोले, बॉस को टॉवल दो और मिस अध्या को जल्द से जल्द क्लिनिक लेकर जाओ। त्रिजल ने अपना सिर घुमाया और वो मिस्टर कपिल को घूरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, क्या नाम है इसका? मिस्टर कपिल ना समझी में बोले, बॉस इनका नाम मिस अध्या है। त्रिजल अब सीधा खड़ा हुआ और एकटक अध्या के चेहरे को घूरने लगा। अध्या उसकी नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थीं, जिस वजह से वो मन ही मन रोते हुए बोली, ओह गॉड, मेरी किस्मत बुरी थी, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी बुरी थी ये मुझे आज पता चल रहा है। ये डेस्टिनी मेरे साथ क्या क्या खेल खेलती है। मुझे एक बार फिर से उस इंसान के सामने लाकर पटक दिया जिस इंसान से मैं सालों पहले बचती फिरती थी। अब मैं क्या करूंगी? अध्या अभी भी बेजान की तरह लेटी रही वहीं। त्रिजल वहां से बिना कुछ कहे चला गया। मिस्टर कपिल को त्रिजल बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिर अध्या को क्रू मेंबर के साथ क्लिनिक भिजवा दिया और फिर खुद त्रिजल के पीछे चले गए। क्लिनिक में अध्या इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। फीमेल डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। पास में विशाल भी खड़ा था और वो थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, अध्या, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बचाने के लिए पूल में कूदने ही वाला था, लेकिन तभी प्रेसिडेंट सर तुम्हें बचाने के लिए कूद गए। अध्या, जो अपने में ही गुम थी, वो विशाल की बात से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। ये सुन, विशाल ने फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, अब अध्या कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अध्या इज ऑल राइट, बस हाथ में स्वेलिंग आ गई है, जिस पर ऑनाइंटमेंट लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सुन, विशाल ने अपना सिर हिलाया। अध्या फिर डॉक्टर से बोली, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद वो वहां से विशाल के साथ बाहर निकली। तभी विशाल ने कहा, अध्या, तुम्हारे कपड़े अभी भी गीले हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें आज घर चले जाना चाहिए। वैसे भी सारा काम कल से स्टार्ट होना है, तो कल नई एनर्जी के साथ तुम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना। अध्या, ये सुन, खुद को ऊपर से नीचे तक देखी। इस वक्त वो काफी अनफेयर कंडीशन में थी। उसने अपने अपर बॉडी को हाथों से कवर किया और धीरे से बोली, यू आर राइट, मुझे अभी घर जाना चाहिए। वेल, हम कल मिलते हैं। ये कह अध्या वहां से सीधे अब अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट केबिन में त्रिजल इस वक्त सिगरेट की कश भरते हुए ग्लास विंडो के आगे खड़ा एकटक बाहर की ओर देख रहा था। उसके पर चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस थे। तभी मिस्टर कपिल डोर लॉक करके अंदर आए और अपना सिर झुकाते हुए बोले, बॉस, इफ यू डोंट माइंड, बट मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। त्रिजल बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या जानना चाहते हो? मिस्टर कपिल ने जवाब दिया, बेसिकली आप जल्दी किसी भी एक्शन पर अपना रिएक्शन नहीं देते, तो आज जब मिस अध्या पुल में गिरी तो आप अचानक उन्हें बचाने के लिए क्यों आगे गए, जबकि वहां विशाल भी मिस अध्या को बचाने जा रहा था। मैं खुद भी जा रहा था, तो फिर आप ऐसे अचानक से क्यों चले गए? ये बात मुझे समझ नहीं आई। त्रिजल कुछ सोचकर बोला, वो लड़की किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? मिस्टर कपिल ने देखा कि त्रिजल ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से फिर उन्होंने भी कहा, वो समर कलेक्शन की डिजाइनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। त्रिजल के चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेक श्योर करो कि ये प्रोजेक्ट अब ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड हो जाए।
ये सुनकर मिस्टर कपिल हैरान हो गए और नासमझी में बोले, बॉस, सॉरी, पर आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो कहा था कि ये प्रोजेक्ट हमें बस 1 ही महीने में खत्म करना है और आपके पास इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, और अब आप अचानक से इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। त्रिजल कोल्ड आवाज में बोला, यहाँ बॉस कौन है? मिस्टर कपिल हिचकिचाहट के साथ बोले, बॉस ऑब्वियसली आप हैं। त्रिजल सख्ती से बोला, सो डू एज आई सेड, एम आई क्लियर? त्रिजल की बात पर मिस्टर कपिल ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोले, ऑल राइट बॉस, जैसा आप कहें। ये कहकर वो वहां से चले गए। त्रिजल ने दूसरी सिगरेट जलाई और उसकी कश लेते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, सालों बाद आखिरकार तुम एक बार फिर मेरे सामने आ ही गई, पर काफी वक्त लगा दिया तुमने। मुझे लगा मुझे सेड्यूस करने के बाद तुम मेरे आगे पीछे घूमोगी, लेकिन तो तुम गायब हो गई। ये कह त्रिजल कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर कोल्ड आवाज में बोला, काफी गट्स है तुम्हारे अंदर। मेरे साथ उस रात गेम खेलकर तुम फिर से सामने आ गई। वेल, अब मैं तुम्हें अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा बर्ड। हा हा हा। ये शब्द कहते हुए त्रिजल डेविल की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उसके केबिन में गूंज रही, जो काफी सस्पिशियस लग रही थी। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में अद्या अपने अपार्टमेंट पहुंची। वो जब अंदर गई तो उसने देखा कृषा सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। वहां काफी शांति थी। अद्या अपने आप को संभालते हुए अंदर गई और धीरे से बोली, कृषा पंछी कहाँ है? कृषा ने अद्या की आवाज से उसकी तरफ देखा और अद्या को इस हालत में देखकर वो घबराते हुए बोली, अद्या, व्हाट हैपेंड? तुम इतना भीगी हुई क्यों हो? आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस का था ना? क्या तुम्हें वहां किसी ने परेशान किया? और तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। इस पर अद्या कांपती हुई आवाज में बोली, मैं ठीक हूं, बस आज का डे काफी हेडेक भरा था, तो इसलिए मैं टायर्ड लग रही होगी। इस पर कृषा ने कहा, लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? क्या बाहर बारिश हुई थी? लेकिन मौसम तो आज बिल्कुल ठीक था। अद्या रूम में जाते हुए बोली, हाँ, मैं बारिश से नहीं भीगी हूँ। वो एक्चुअली आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं फ्रेश होने के बाद बताती हूँ। कृषा ये कंडीशन देख खुद से बड़बड़ाई, अद्या, मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। आई होप ऑफिस में सब कुछ ठीक रहा हो। इधर अद्या ने फ्रेश होकर चेंज किया और मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने खुद के गीले बालों को ड्रायर से सुखाया और खुद को एकटक मिरर में देखने लगी। देखते देखते उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, जिस चीज से मैं भागती रही, आखिर फिर उस इंसान के सामने आकर खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूंगी? वो इंसान वही त्रिजल राजपूत है जिसने कॉलेज में मेरा जीना हराम कर दिया था। अद्या कुछ रुककर गहरी सांस लेकर बोली, उस इंसान ने मुझे उस कॉलेज में चैन से जीने नहीं दिया और अब मैं उसी के ऑफिस में काम कर रही हूं। वो तो फिर से मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे तो शुरू से मुझे लेकर यही गलतफहमी है कि मैं जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती हूँ और मैं उसे सेड्यूस करती हूँ, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। लेकिन वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं था। कहीं वो मुझे यहाँ भी उसी तरह परेशान ना करे, वरना मैं किस तरह अपने दुश्मनों से बदला लूंगी। और अब तो मेरे पास मेरी पंछी भी है, मुझे उसकी भी केयर करनी है। ओह गॉड, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी आपने? ये कह अद्या बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई और वो चौंकते हुए बोली, वेट, जब मैं त्रिजल के सामने थी, तब त्रिजल ने मिस्टर कपिल से मेरा नाम पूछा था। तो क्या इसका मतलब मैं त्रिजल को याद नहीं हूं? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? फिर वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, वाओ, अगर ऐसा हुआ है तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस बात को बीते लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल पहले मैं बहुत अलग थी और अब मेरा लुक पूरी तरह चेंज हो गया है। शायद इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया अब। ठीक है, मैं उसके सामने ऐसी बनकर रहूंगी जैसे मैं अद्या हूं ही नहीं। और रही बात मेरे नाम की, तो अद्या नाम की कई सारी लड़कियां होती हैं। वो नाम से मुझे उस तरह नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी वो इतना हैंडसम है, उसके आगे पीछे कई सारी लड़कियां घूमती रहती हैं। वो मुझ पर इतना ध्यान नहीं देगा और अब जब वो मुझे नहीं पहचानता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अद्या के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि त्रिजल ने उसे देखकर भी नहीं पहचाना था, क्योंकि सालों पहले वो बिल्कुल बहन जी टाइप लड़की दिखती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह चेंज हो चुकी थी।
इस वजह से उसे यकीन हो गया था कि त्रिजल उसे देखकर भी नहीं पहचान पाया था और अब वो उस कंपनी में 1 महीने तक आराम से सरवाइव कर लेगी। अध्या रूम से बाहर निकली। वो हाल में गई, तभी कृषा उसके पास कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, लो, इसे पियो और अब बताओ, मुझे क्या हुआ है? अध्या सोफे पर बैठ गई और कॉफी का सिप लेते हुए बोली, कृषा, तुम त्रिजल राजपूत को तो जानती हो ना? कृषा कॉफी पीते हुए रुक गई और हैरानी से बोली, क्या? त्रिजल राजपूत? इतने सालों बाद तुम इस इंसान का जिक्र क्यों कर रही हो? तुम तो कहती हो कि ये तुम्हारा एक बड़ा अतीत है जिसे तुम भूलना चाहती हो, और फिर से तुम उस इंसान का नाम ले रही हो? अध्या उसे शांत कराते हुए बोली, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं आज भी यही कह रही हूं। वो मेरा एक बुरा अतीत था जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बुरा अतीत एक बार फिर से मेरे आज पर हावी हो चुका है। ये सुनकर कृषा कंफ्यूजन में बोली, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। अध्या ठंडी आह भरते हुए बोली, आ मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, उस ऑफिस का प्रेसिडेंट त्रिजल राजपूत है और आज मेरी उससे मुलाकात हुई, जिस वजह से मेरी कुछ देर पहले वो हालत थी। ये सुनकर कृषा के मुंह से लगभग कॉफी ही बाहर निकल आई और वो खांसते हुए बोली, क्या? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अध्या मुंह बनाते हुए बोली, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूं? कृषा जल्दी से बोली, हाँ, वो तो कुछ देर पहले देखकर ही मुझे लग गया था कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ पंगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान वापस से तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुझे तो कॉलेज के टाइम से उसे बहुत डर लगता था। वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग और डोमिनेटिंग था। अब तुम उस ऑफिस में कैसे उस इंसान को झेलोगी? और कहीं तुम्हें देखकर उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया जैसे पहले किया करता था? ये सुनकर अध्या अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, उसने आज मुझे परेशान तो नहीं किया, पर उसने मुझे आज प्रॉब्लम से बचाया है। ये सुनकर कृषा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या? वो इंसान जो तुम्हें खुद प्रॉब्लम्स में हर वक्त डालता रहता है, उसने तुम्हें प्रॉब्लम से बचाया? आई डोंट बिलीव इट। अध्या ने खुन्नस में कहा, अरे मैं सच कह रही हूं। आज मैं गलती से पुल में गिर गई थी और तुम जानती हो कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे त्रिजल नहीं बचाया था। ये सुनकर कृषा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो अब तुम क्या करोगी? तुम तो उसी की ऑफिस में काम करने जा रही हो और उससे तुम्हारी डेली मुलाकात होती ही रहेगी। तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? अध्या कुछ सोचकर बोली, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिजल राजपूत को मैं याद नहीं हूं, क्योंकि उसने जब मुझे देखा तो उसने मिस्टर कपिल से मेरा नाम पूछा था। मुझे लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं है, तो मैं उसके ऑफिस में 1 महीने तक सरवाइव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1 ही महीने चलेगा और 1 महीना मैं बहुत जल्दी उस ऑफिस में बिता लूंगी। ये सुनकर कृषा भी अब कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम ये कह रही हो कि उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तब तुम उस ऑफिस में काम कर सकती हो। और हाँ, तुम उससे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तो उसे तुम्हारी पहचान जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही सारा काम करना। यह सुनकर अध्या सिर हिलाते हुए बोली, हाँ कृषा, तुम ठीक कह रही हो। मैं उस इंसान की नजरों के सामने जल्दी आऊंगी ही नहीं। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि पीछे की क्यूट सी आवाज आई, मम्मा, आप आ गए? पंछी की आवाज से अध्या और कृषा दोनों ने अपनी बात को बंद कर दिया और अध्या पंछी के पास गई। पंछी उस वक्त सोकर उठी थी। उसके पूरे सिल्की बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा लाल हो रखा था। उसके गाल काफी पफी लग रहे थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। अध्या प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, यस बेबी, मम्मा आ गई। और क्या आपकी निन्नी पूरी हो गई? अध्या ने उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठ गई। पंछी प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, यस मम्मा, आज मैंने और कृषा मासी ने बहुत मस्ती की। और पंछी ने आपको जला भी मिस नहीं किया। यह सुनकर अध्या का मुंह बन गया। वो कृषा को घूरते हुए बोली, कृषा, ये गलत बात है। मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझसे मेरी बेटी को दूर कर रही हो। उसे मेरी याद नहीं आई, जबकि ये नील के साथ रहती थी, तो हर वक्त काम पर मुझे फोन ही फोन किया करती थी। कृषा हंसते हुए बोली, पंछी बेटा, मुझे लग रहा है हम दोनों से किसी को जेलेसी हो रही है। ये सुन पंछी अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अध्या भी उनके साथ हंसने लगी।
कुछ देर बाद पंछी पाउंड करके अध्या से बोली, मम्मा मेले डेड़ा को आप कब ढूंढ कर लाओगे? अचानक से पंछी की ये बात सुन अध्या और कृषा दोनों चुप रह गए। अध्या और कृषा दोनों पंछी की बात सुनकर उसे एकटक देखने लगे। पंछी वापस से अध्या से बोली, मम्मा बताओ ना मेले डैडी को कब आप ढूंढ कर लाओगे? अध्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, बेबी मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस तरह की कोई जिद नहीं करोगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि जब आप बड़े हो जाओगे तब डैडी आपके पास आएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी पहले यंग गर्ल बनो, और यंग गर्ल बनने के लिए आपको बहुत सारा मिल्क पीना होगा। इसलिए चलो मैं आपके लिए मिल्क लेकर आती हूँ, जिसे आपको पूरा खत्म करना होगा, ठीक है? ये कहकर अध्या किचन में चली गई। वहीं मासूम सी पंछी अध्या की बातों में आ गई और उसने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। कृषा ये सब देख खुद से बोली, अभी पंछी इतनी छोटी एज में है, लेकिन फिर भी वो अपने डैड को मिस कर रही है। जब वो बड़ी हो जाएगी और तब तो और समझदार भी हो जाएगी, तब पता नहीं अध्या कैसे पंछी को संभालेगी। अध्या ने पंछी को दूध दिया, जिसे उसने जल्दी जल्दी पीकर खत्म कर दिया। आखिर उसे भी तो यंग गर्ल बनना था। थोड़ी देर में पंछी को नींद आने लग गई थी। तब अध्या उसे लेकर रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजपूत महल को बहुत ही एलिगेंट तरीके से सजाया गया था और इस वक्त वहां काफी चहल पहल थी। कल्याणी नौकरों से कुछ बात कर रही थी। वहां शिवांगी आई और बोली, माँ मैंने त्रिजल के लिए परसों सगाई में पहनने के लिए सूट रेडी करवा दिया है। कल तक डिजाइनर सूट दे देगा। प्लीज आप वो त्रिजल को दे दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं दूंगी तो शायद वो मेरे हाथों से नहीं लेगा। ये सुन कल्याणी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शिवांगी बेटा तुम उदास क्यों हो रही हो? देखना एक दिन वो जरूर तुम्हें अपनी माँ की तरह अपनाएगा। शिवांगी फीकी स्माइल के साथ बोली, मैं उसी दिन के इंतजार में हूं माँ। तभी शिवांगी की नजर गेट पर गई, जहां इस वक्त त्रिजल अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। त्रिजल को देख शिवांगी ने कल्याणी की तरफ इशारा किया। कल्याणी ने जब त्रिजल को देखा तो वो त्रिजल को रोकते हुए बोली, त्रिजल बेटा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। त्रिजल बोरियत से कल्याणी की तरफ देखने लगा और बोला, दादी आपके कहने पर मैं इस घर में रुका हुआ हूं। इससे ज्यादा आप मुझसे और क्या चाहती हैं? कल्याणी उसे घूरते हुए बोली, त्रिजल परसों तुम्हारी सगाई है और तुमने अभी तक अपने कपड़े भी ट्राई नहीं किए हैं। इसलिए मैंने डिजाइनर से तुम्हारे कपड़े बनवाए हैं, जो कि तुम्हारे रूम में है। एक बार ट्राई करके मुझे बताना वो तुम्हें कैसा लग रहा है। त्रिजल बिना एक्सप्रेशन बोला, अगर आप मेरे लिए कपड़े ऑलरेडी ले आए हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कल्याणी ये सुन मुस्कुरा दी और बोली, ये लड़का भी ना पता नहीं क्यों इस तरह है। शिवांगी भी हल्की सी स्माइल करने लगी। कल्याणी फिर शिवांगी से बोली, राकेश जी और नीति जी के पास मुझे एक बार फोन करना है। उनसे भी जानना है कि उनकी तैयारी हुई या नहीं हुई, क्योंकि हम अपने पोते की सगाई हो या शादी किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मीडिया वालों को भी बुलाया गया है और मैं नहीं चाहती कि इस सगाई में कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके जवाब में शिवांगी बोली, माँ फिक्र मत करिए, मैंने ऑलरेडी नीति जी के पास फोन कर दिया है और उनसे सब कुछ पूछ लिया है। वो परसों अपने टाइम पर यहाँ पहुंच जाएंगे। कल्याणी जी ने अपना सिर हिला दिया। अगला दिन वर्ल्ड वाइड कंपनी टैक्सी कंपनी के बाहर रुकी। अध्या उसमें से बाहर निकली। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उस कंपनी को एकटक देखने लगी, जिसके बाद उसने खुद से कहा, डोंट वरी अध्या, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने के अंदर तुम ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लोगी और तुम्हारे पास पैसे भी कलेक्ट हो जाएंगे। बस तुम्हें सिर्फ उस त्रिजल राजपूत से दूर रहकर काम करना होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस तुम खुद में हिम्मत रखो। अध्या खुद को हिम्मत दे रही थी और फिर कंपनी के अंदर चली गई। अध्या अपने डेस्क पर आई। उसके साइड में ही विशाल का डेस्क था। अध्या अपने सामान को डेस्क पर रखने लगी। तभी विशाल ने कहा, मिस्टर कपिल अभी आए थे। उन्होंने कहा कि हमें साइट एरिया पर जाना है, क्योंकि वहीं पर मॉडल हमारे डिजाइन किए हुए कपड़े ट्राई करेंगे। अध्या ने अपने आइडेंटिटी कार्ड को गले में लटकाई और अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेते हुए बोली, ओके चलो चलते हैं। इसके बाद विशाल और अध्या दोनों बिल्डिंग के बैक एरिया तरफ बढ़ गए। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो वहां ऑलरेडी दोनों मॉडल शूट करवा रही थीं। मिस्टर कपिल वहां मौजूद थे। वो अध्या और विशाल को देखकर बोले,
आप दोनों राइट टाइम पर आए हैं। अब जल्दी अपना काम शुरू करिए। अध्या ने अपना सिर हिलाया और वो विशाल के साथ अपना काम करने लगी। काम करते हुए विशाल अध्या से बोला, मुझे लगा था कि हम दोनों का साथ बस 1 महीने तक होगा, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अब हमारा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया है। तो मैं तुम जैसी ग्रेट डिजाइनर के साथ और भी वक्त बिता पाऊंगा और तुमसे बहुत कुछ सीख पाऊंगा। अध्या, जिसके हाथों में सीजर थी और वो कुछ कपड़ों को कट कर रही थी, वो ये सुन रुक गई और ना समझी में बोली, क्या कहा तुमने एक्सटेंड हो गया? लेकिन ये कब हुआ? विशाल बोला, अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर कपिल ने ये अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि अब हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कितने टाइम तक किया गया, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, अब ये 1 महीने तक नहीं बल्कि उससे ज्यादा चलने वाला है। अध्या के हाथों से सीजर छूटकर नीचे गिर गया और उसके चेहरे के रंग गायब गए। विशाल उसके रिएक्शन को देख कुछ समझ नहीं पाया और बोला, व्हाट हैपेंड अध्या, आर यू ओके? विशाल ने नीचे से सीजर उठाई। अध्या अपने होठों को बाइट करते हुए बोली, हाँ, आई एम ओके। लेकिन इसका रीजन क्या था? किस वजह से प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया गया? हम सब काम तो अपने टाइम पर ही कर रहे हैं और मैं अपना काम तो डेडलाइन से पहले ही पूरा कर देती। फिर एक्सटेंड करने की क्या जरूरत थी? इसके जवाब में विशाल अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मिस्टर कपिल से बात करके पूछ सकती हो। तभी अध्या मिस्टर कपिल की तरफ बढ़ गई। वो मिस्टर कपिल के पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर कपिल, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि ये प्रोजेक्ट तो 1 मंथ का ही था, तो इसे एक्सटेंड क्यों किया गया? मिस्टर कपिल अध्या की बात पर बोले, यस मिस अध्या, बट बॉस ऐसा चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, फिर इसमें चाहे जितना भी वक्त लगे, इसलिए टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अध्या थोड़ा परेशान होते हुए बोली, लेकिन मैंने तो सिर्फ 1 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आप ऐसे कैसे टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं? और अगर आप बढ़ा भी रहे थे तो एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ये सुन मिस्टर कपिल बोले, देखिए मिस अध्या, अगर आपको इस बारे में कुछ भी पूछना है तो आप प्रेसिडेंट सर से कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इस बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे भी इसका रीजन नहीं बताया और अगर मैं उनसे दोबारा पूछूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एज अ डिजाइनर आप उनसे ये बात पूछेंगी तो लॉजिकल होगा। ये सुन उसने मन ही मन कहा, ओह गॉड, कल तक मैं कितना खुश थी कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट 1 ही महीने का है, लेकिन अब तो इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। 1 महीने तक तो मैं किसी तरह त्रिजल राजपूत से बच जाती, लेकिन अब अगर मैं ज्यादा वक्त तक उसके सामने रही तो वो तो मुझे पहचान ही जाएगा। मैं क्या करूं? क्या मुझे मिस्टर कपिल की बात मान लेनी चाहिए? क्या मैं खुद जाकर त्रिजल राजपूत से इस बारे में बात करना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि मैं 1 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी? अध्या ने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर झट से बोली, ऑलराइट, मुझे लगता है मुझे प्रेसिडेंट सर से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। क्या आप सकते हैं कि इस वक्त वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मिस्टर कपिल ने मिस अध्या को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वो इस वक्त अपने केबिन में होंगे। आप टॉप फ्लोर पर चले जाइए। फिलहाल अभी उनकी कोई मीटिंग नहीं है तो आप उनसे बात कर सकती हैं। अगले 20 मिनट बाद उनकी एक मीटिंग है तो फिर वो डायरेक्ट शाम को ही फ्री होंगे। अत्था ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोली, ये श्योर, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। कहकर अध्या तुरंत बिल्डिंग के अंदर चली गई। मिस्टर कपिल अध्या को जाते हुए देख रहे थे। मिस्टर कपिल के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। अध्या टॉप फ्लोर पर पहुंची और प्रेसिडेंट केबिन के बाहर आकर रुक गई। इस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने होठों को बुरी तरह चबाते हुए बोली, ओह गॉड, क्या मुझे खुद शैतान के सामने जाना चाहिए? लेकिन वो तो अब मुझे पहचानता भी नहीं है, तो मुझे इतना डरने की क्या जरूरत है? ये सोचते हुए अध्या ने गहरी सांस ली और केबिन का डोर नॉक किया। वहां से कोई आवाज नहीं आई। अध्या ने दोबारा से केबिन का डोर नॉक किया, तब भी कोई आवाज नहीं आई। अध्या ने चिढ़कर कहा, मिस्टर कपिल ने तो कहा था कि प्रेसिडेंट सर केबिन में है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? तभी अचानक से डोर ऑटोमेटिक ओपन होने लगा। अध्या चौंक गई और 2 कदम पीछे हुई, लेकिन तभी अंदर से एक भारी मगर कोल्ड आवाज आई, कम इन। उस आवाज को सुनकर अध्या को अपने कॉलेज के दिनों की याद आने लगी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वो हिम्मत करते हुए केबिन के अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही वो जोर जोर से खांसने लगी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया।
केबिन में इस वक्त धुआं ही धुआं फैला हुआ था। अध्या की नजर ग्लास डोर की तरफ गई, जहां इस वक्त त्रिजल खड़ा सिगार पी रहा था और उसी का धुआं पूरे केबिन में फैला हुआ था। दूर से ही त्रिजल के बैग को देखकर अध्या का गला सूखने लगा और वो धीरे से बोली, ये इंसान आज भी इतना इंटिमिडेटिंग इंटिमिडेटिंग है। पता नहीं मैं कैसे इससे बात करूंगी। अभी वो ये कह रही थी कि तभी त्रिजल की भारी आवाज आई, तुम्हें आज भी खुद पर कंट्रोल नहीं है? तुम सीधे मेरे पास मेरे केबिन तक चली आई। नॉट बैड। ये सुनते ही अध्या चौंक गई और तुरंत बोली, आह, आई थिंक प्रेसिडेंट सर आपको गलतफहमी हुई है। त्रिजल सिगार को अपने मुंह से लगाते हुए उसकी तरफ मुड़ा और तीखी नजरों से अध्या को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अध्या ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और अपना चेहरा पूरा नीचे झुका लिया। त्रिजल ने सरकास्टिक वे में बोला, गलत फहमी का शिकार तो तुम हो, जिसे आज भी यही लगता है कि वो मुझे अपने चार्म से अट्रैक्ट कर लेगी, बट तुम आज भी गलत हो। त्रिजल राजपूत को कल भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज भी तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। अध्या को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करेगी, उससे क्या कहेगी। उसे एक धक्का सा लगा और वो घबराते हुए मन में बोली, कहीं मिस्टर त्रिजल को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मैं तो अभी तक इनसे छुप रही थी, पर इनकी बातों से मुझे क्यों लग रहा है कि इन्हें मेरा सच पता चल चुका है। अध्या ने तुरंत त्रिजल की तरफ देखा और जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो यहाँ बस एक डिजाइनर हूँ और आपसे उसी मैटर में कुछ बात करने आई थी। त्रिजल टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, डिजाइनर? हु, यू नो व्हाट, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। तुम एक्टिंग लाजवाब करती हो। अध्या ने अपने होठों को बाइट किया और धीरे से बोली, प्रेसिडेंट सर, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैं आपसे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने आई थी। मुझे सिर्फ 1 महीने ही यहाँ काम करना है। इससे ज्यादा मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। और अगर आपको प्रोजेक्ट एक्सटेंड करवाना है तो आप किसी दूसरे डिजाइनर को हायर कर लीजिए। ये कह अध्या तुरंत बाहर जाने लगी। उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि त्रिजल को उसके बारे में पता चल चुका था और अब उसको वहां रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अभी बाहर की तरफ एक ही कदम बढ़ाई कि तभी डोर ऑटोमेटिक लॉक हो गया। अध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे बाहर जाना है। ओह गॉड, प्लीज ओपन हो जा। अध्या लगातार डोर को ओपन करने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। अध्या का पूरा शरीर जम गया। वो अपनी कांपती आवाज में धीरे से बोली, प्रेसिडेंट सर, प्लीज मुझे माफ कीजिए। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे थे एंड आई थिंक आपको किसी और को हायर कर लेना चाहिए। अभी मुझे प्लीज जाने दीजिए। त्रिजल उसकी गर्दन को सूंघते हुए गहरी आवाज में बोला, खुद की असली पहचान छुपाना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो और किस मकसद से यहां आई हो, इसलिए अब चुपचाप अपना सच बताओ। क्या तुम आज भी मुझे सेड्यूस करने के लिए मेरे करीब आ रही हो? क्या तुम आज भी अपनी अच्छाई का ड्रामा मेरे सामने कर रही हो? वो लगातार अध्या की गर्दन पर स्निफ किए जा रहा था। अध्या की बॉडी से लैवेंडर की फ्रेग्रेंस आ रही थी। अध्या उसके नजदीक होने की वजह से कांप रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अब त्रिजल के सामने अपना सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि त्रिजल ने उसे पहचान लिया था। वो मन ही मन रोते हुए बोली, सच में मेरी किस्मत बहुत बुरी है। अब मैं क्या करूं? मैं एक बार फिर से इस शैतान के चंगुल में फंस गई। त्रिजल ने उसे कमर से होल्ड किया और सीधे दीवार से टिका दिया। अध्या चौंक गई और तुरंत त्रिजल को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, प्लीज दूर हो जाइए मुझसे। ये क्या बदतमीजी है? क्या आप यहाँ के एम्प्लॉइज के साथ इसी तरह बिहेव करते हैं? ये एक तरह से हरासमेंट है। मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। जाने दीजिए मुझे। आप मुझे इस तरह अपने केबिन में लॉक नहीं कर सकते। त्रिजल ने अपने आईब्राउज चढ़ाते हुए कहा, हरासमेंट? डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हें हैरिस कर रहा हूं? बर्ड। अध्या से हर गई। त्रिजल उसके कांपते लबों को घूर कर आगे बोला, बर्ड, क्या तुम भूल गई सालों पहले कॉलेज में तुमने सबसे पहले मुझे हैरस किया था? आगे से आकर मुझे छूने की हिम्मत की थी। अगर मैं तुम्हारे ऊपर केस करूं तो फिर तुम कहाँ गायब होगी? तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा।
सो डोंट ब्लेम मी। मुझ पर ये इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें अपने इरादे बताने चाहिए। क्या तुम फिर से मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ आई हो? इतने सालों बाद भी मेरा ऑब्सेशन उतरा नहीं है तुम्हारे दिमाग से। अध्या को अब गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाकर बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको यहाँ फंसाने आई हूँ? क्या इस दुनिया में इकलौते आप ही ऐसे लड़के हैं जिसके आगे पीछे मैं जिंदगी भर घूमती रहूंगी? या फिर आप कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जिसे लगता है कि दुनिया में आप जैसा और आपसे बेहतर कोई और है ही नहीं? त्रिजल उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो। जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे इरादे मैं अच्छे से जानता हूं। तुम यहाँ मुझे अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अध्या को कुछ समझ नहीं आया। वो ना समझी में त्रिजल की तरफ देखने लगी और बोली, मैंने कोई जोक नहीं किया है। मैं सच में अब आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मैं आज ही ऑफिस छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर अध्या वापस से जाने लगी, लेकिन तभी त्रिजल की भारी आवाज आई, क्या तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट की बजट कितनी है? इट्स 50 मिलियन, 500 करोड़। अध्या के कदम रुक गए और वो त्रिजल की तरफ देखते हुए बोली, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। त्रिजल सीरियस आवाज में बोला, अच्छा, तो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर मैंने 2 टॉप डिजाइनर हायर किया थे, जिनमें से एक तुम हो और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और तुम्हें ये पता तो होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। अध्या कंफ्यूजन में बोली, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? त्रिजल डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर जाती हो तो तुम्हें मुझे पेनल्टी के तौर पर पूरे 5 करोड़ देने होंगे। सो अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के 5 करोड़ रुपए दे दो, एंड देन यू आर फ्री टू लीव। ये सुनते ही अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर त्रिजल को देखने लगी। उसने तुरंत कहा, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा था। और 5 करोड़, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो मुश्किल से 5 लाख भी नहीं होंगे। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़ा था, उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी। त्रिजल अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठ गया। वो अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, यू नो वॉट, जिस मुकाम पर मैं हूं वहां पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। उसके सपने भी लोग सोच समझ कर देखते होंगे। इसलिए मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता हूं, तो इस वक्त मैं हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जाने से। अध्या को त्रिजल की आवाज में एरोगेंसी साफ दिख रही थी। अध्या ने गुस्से से अपने हाथ बंद किए और बोली, पर मिस्टर त्रिजल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट खुद पढ़ा है। उसमें कहीं ऐसी कंडीशन नहीं थी कि अगर मैं बीच से कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जाऊंगी तो मुझे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। और 5 करोड़ सच में बहुत बड़ी कीमत होती है। अध्या मन ही मन परेशान होते हुए बोली, अभी अभी तो मैंने अपार्टमेंट खरीदा है। मेरे सारे पैसे उसी में चले गए। और मुझे अपनी पंछी की आगे स्टडीज के लिए भी तो पैसे कलेक्ट करने हैं। मेरे पास तो ठीक से 2 लाख भी नहीं है। मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गई? और इन सब में मैं नील की मदद तो हरगिज नहीं ले सकती। उस बेचारे ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और अब अगर मैं पैसों में भी उसकी मदद लेने लगी तो ये बहुत ही शेमफुल होगा। त्रिजल अध्या के चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस को गौर से नोटिस कर रहा था, जिन्हें देखकर वो टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, आई थिंक तुम्हें एक बार वापस से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहिए। अध्या ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है साइन करने से पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और उसमें कहीं भी ऐसी चीज मेंशन नहीं की गई थी। त्रिजल ने उसके आगे एक फाइल रख दी। अध्या ने उस फाइल को देखा। ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी। अध्या तुरंत आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ शब्दों को पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वही त्रिजल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई होप अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। सो मुझे मेरे 5 करोड़ वापस दे दो, फिर तुम यहां से जा सकती हो। ये कह त्रिजल ने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। अध्या की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन दूसरे पल उसने आंसुओं को साफ किया और गुस्से से फाइल को टेबल पर पटकते हुए बोली, इट्स नॉट राइट मिस्टर ट्रिजल। मुझे अच्छे से याद है उस दिन ऐसी कोई भी चीज इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं की गई थी। और अब अचानक से इसमें ये चीज कैसे आ सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे वापस से कॉलेज के दिनों की तरह परेशान कर रहे हैं, जैसे आप पहले मुझे परेशान किया करते थे। त्रिजल स्मर्क करते हुए बोला,
ओह, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही वो लड़की हो जो कॉलेज के टाइम से ही मुझे सेड्यूस कर रही है। ये सुनते ही अद्या के होंठ आपस में भींच गए। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, इसमें एक्सेप्ट क्या करना? मुझे अच्छे से पता है। आपकी ये साजिश है। आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, जिससे मैं अपने मुंह से अपना सच कबूल कर सकूं और आपके जाल में फंस सकूं। लेकिन मिस्टर त्रिजल, मैं आपको बता दूं, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती आपके ऑफिस में काम नहीं करूंगी। त्रिजल इस बार अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारा मन नहीं है यहाँ काम करने का तो तुम मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे अपने पैसों से बहुत प्यार है। मैंने इन पैसों को अपनी मेहनत और अपने दम पर कमाया है, जिसे मैं तुम जैसी लड़कियों पर तो वेस्ट नहीं कर सकता। सो पैसों दो एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अध्या को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, सॉरी मिस्टर त्रिजल, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपको इसे किस्त पर चुका सकती हूँ? ये सुन त्रिजल की भौहें चढ़ गई। वो अध्या को घूर कर बोला, आई एम द ब्लडी किंग ऑफ दिस बिजनेस। कोई रोड साइड शोरूम वाला नहीं हूं जिसे तुम इस तरह पैसे किस्त में चुकाओगी। मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए और इसी वक्त चाहिए, गॉट इट। अध्या गुस्से से बोली, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं नहीं दे सकती आपको 5 करोड़। त्रिजल ने कुछ सेकंड तक अध्या को घूरा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बाय द वे, तुम इन 3 सालों में कहाँ थी? अचानक से त्रिजल की ये बात सुन अध्या ने जवाब में कहा, वह तुम्हारी कोई बात नहीं है। त्रिजल इंसल्टिंग टोन में बोला, पहले से तुम अब बहुत डिफरेंट हो चुकी हो। तुम काफी खूबसूरत भी हो गई हो। जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, तुम अपने घर को छोड़कर चली गई थी, राइट? त्रिजल की ये बात सुनकर अध्या हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके जाने के बाद त्रिजल ने उसके बारे में पता लगवाया था। अध्या हड़बड़ाते हुए बोली, क्या इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे थे? त्रिजल उसे घूरते हुए बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम जैसी यूजलेस लड़कियों का पीछा करूं। तुम अचानक से गायब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया था। तो मुझे पता चला कि तुम घर छोड़कर चली गई हो और अब तुम अचानक से 3 साल बाद मेरे सामने आई हो और पहले से बहुत खूबसूरत भी हो गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन 3 सालों में किसी ऐसे इंसान के साथ थी जो तुम्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम दे रहा था, और तो अब तुम उस शख्स से 5 करोड़ मांगकर मुझे दे सकती हो। आई थिंक उसके लिए 5 करोड़ मामूली सी बात होगी, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लड़की जो उसके पास है। ये सुनते ही अध्या को एक धक्का सा लगा। कुछ सेकंड पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिजल आखिर उसके बारे में इस तरह क्यों बात कर रहा था, लेकिन अब उसे सब पता चल गया कि त्रिजल सिर्फ उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी अमीर लड़के को फंसाकर उसके साथ 3 साल बिताए और फिर वो वापस उसके सामने आई है। अध्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर ट्रिजल, जस्ट शट योर माउथ। आप इतने घटिया होंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। आपकी नजरों में क्या लड़कियां सिर्फ बड़े और अमीर लड़कों को फंसाने के लिए होती हैं? क्या आपकी सोच सिर्फ इतनी ही है? वेल, आई एम सॉरी टू से, पर आप भले ही इतने अमीर हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, लेकिन दिल से आप बहुत गरीब हैं और आपकी सोच उससे भी ज्यादा घटिया और छोटी है। त्रिजल को अध्या की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि जो जैसा होता है, अगर उसे उसी की लैंग्वेज में बात की जाए तो उस शख्स को बहुत बुरा लग जाता है। और आज मैंने जीता जागता एग्जाम्पल भी अपने सामने देख लिया। इसका मतलब तुम जरूर किसी ऐसे शख्स के अंडर में हो जो तुम्हारी सारी नीड को पूरी करता है, और शायद फिजिकल नीड्स को भी। ये सुनते ही अध्या का दिमाग गुस्सा से फटने लगा। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर बोली, बस मिस्टर त्रिजल, बस करिए। किस हद तक गिरेंगे आप, आखिर किस हद तक? अब मुझे आपसे नफरत हो रही है। मुझे पहले लगा था कि आप अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं, लेकिन अब आपकी बातों से लग रहा है कि आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी तो सोच ही ऐसी है मुझे लेकर, और सब कुछ बदल सकता है, पर इंसान की सोच कभी नहीं बदल सकती। जिंदगी भर आपकी सोच मुझे लेकर यही रहने वाली है, और अब मुझे आप जैसे इंसान से बात करने में भी घिन आ रही है। त्रिजल सीरियस होकर बोला, तो किसने कहा तुम्हें मुझसे बात करने के लिए? मेरे 5 करोड़ दो और चली जाओ यहां से। अध्या अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी, और तब तक करूंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। आई होप उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये सुन त्रिजल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अध्या ये कहकर तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। वो वहां से सीधे लिफ्ट में आई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थीं। वो गुस्से से खुद से बोली, मिस्टर त्रिजल राजपूत, तुम्हें अपने पैसों का बहुत घमंड है, तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। बस इस प्रोजेक्ट तक ही मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। जिस गलतफहमी में तुम जी रहे हो ना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, वो गलतफहमी भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। ये कहते हुए अध्या ने अपने आंसुओं को गुस्से से साफ किया। कुछ देर में वो साइट एरिया पर आई। मिस्टर कपिल की नजर अध्या पर गई। अध्या के चेहरे को देखकर मिस्टर कपिल खुद से बोले, मिस अध्या, इतनी अपसेट क्यों लग रही है? मिस्टर कपिल अध्या के पास गए और बोले, मिस अध्या, क्या हुआ? क्या कहा प्रेसिडेंट सर ने? क्या उन्होंने आपकी बात मान ली? अध्या खुद को संभालते हुए बोली, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड ही रहेगा और अब हमें अच्छे से जल्दी जल्दी इस पर काम करना होगा। इसके अलावा और मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ये कहकर अध्या विशाल की तरफ बढ़ गई। वहीं मिस्टर कपिल उसे देखने लगे और फिर वो कुछ सोचते हुए ऑफिस के अंदर चले गए। इधर दूसरी तरफ त्रिजल चेयर पर आगे पीछे मूव हो रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सीरियस थे। तभी डोर नॉक करते हुए मिस्टर कपिल अंदर आए और त्रिजल को देखते हुए बोले, बॉस, मिस अध्या अभी आपके पास आई थी। क्या आपकी उनसे बात हुई? त्रिजल मिस्टर कपिल को अपनी सर्द नजरों से घूरने लगा। मिस्टर कपिल एक सेकंड के लिए हड़बड़ा गए और तभी त्रिजल अपनी ठंडी आवाज में बोला, आगे से जो भी उस लड़की को काम हो, उसे तुम खुद हैंडल करोगे। मेरे पास उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, गॉट इट? ये सुनकर मिस्टर कपिल ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और फिर त्रिजल अपने लैपटॉप में काम करने लगा। मिस्टर कपिल त्रिजल को देखकर मन ही मन बोले, प्रेसिडेंट सर का अभी मूड खराब है और मिस अध्या का भी मुझे मूड कुछ ठीक नहीं लगा। आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या है? या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? तभी त्रिजल की सर्द आवाज आई, अब यहां खड़े खड़े मुझे ही देखना है या काम भी करना है? मिस्टर कपिल ने अपना सिर हिलाया और वो तुरंत वहां से बाहर चले गए। इसी तरह आज का दिन बीत गया। अध्या चिल्लाकर बोली, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो ये सब फंसने फंसाने का काम करती हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आज भी गलतफहमी में जी रहे हैं। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने जानबूझकर आपको किस नहीं किया था। और आज भी मैं आपसे यही कह रही हूं कि मैंने कभी आपको सेड्यूस नहीं किया था। अब ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इसे किस तरीके से सोच रहे हैं? सो लीव मी राइट नाउ। ये कहते हुए अध्या अपने बाजुओं को छुड़ाने लगी। त्रिजल की मजबूत पकड़ से उसे बाजुओं में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। त्रिजल ने अध्या के इस जवाब को सुनकर अपने दांत पीसते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम लड़कियों की यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम लड़कों के सामने इस तरह एटीट्यूड दिखाओगी तो लड़के तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे और दुनिया के दूसरे लड़के होते भी होंगे। लेकिन मैं त्रिजल राजपूत हूँ। मुझे कोई भी लड़की आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकती और तुम जैसी लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन अध्या बुरी तरह गुस्से में बोली, एंड यू नो व्हाट प्रेसिडेंट सर, मैंने सुन रखा है कि इंसान जानवर पाल ले लेकिन कभी ऐसी गलतफहमी ना पाले जैसी अपने पाल रखी है, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। और मुझे तो अब इस ऑफिस में काम ही नहीं करना है। मैं यही बात करने आई थी कि मेरा सिर्फ एक मंथ का प्रोजेक्ट साइन हुआ था, पर यह प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया है, तो मैं आपके साथ अब बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। आई एम लीविंग। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी त्रिजल किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर अध्या को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपनी जगह रुक गई और नासमझी में त्रिजल को देखने लगी। अगला दिन राजपूत महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। आज राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे त्रिजल राजपूत की सगाई थी। कल्याणी और कृपाल खुद सारी तैयारी में जुटे हुए थे। गार्डन में डेकोरेशन हो रहा था। मीडिया वाले सुबह से ही राजपूत महल के आसपास मौजूद थे और वो अपनी न्यूज कवर कर रहे थे। वही ओम और सुकून दोनों पूरे हॉल में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। तभी शिवांगी उन्हें रोकते हुए बोली, ओम, सुकून, तुम दोनों को हो क्या गया है? आज तुम दोनों के बड़े भाई की सगाई है और तुम दोनों अभी भी बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। जाओ, जाकर अपने कपड़े देखो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मीडिया वालों के सामने तुम दोनों को भी जाना है।
उनकी आवाज सुन ओम और सुकून दोनों रुक गए और सुकून मुंह बनाते हुए बोली, मॉम, मुझे मीडिया वालों के सामने नहीं जाना। इनफैक्ट मैं तो भाई की सगाई में ही नहीं जाऊंगी। मुझे भाई से बहुत डर लगता है। लेकिन ओम एटीट्यूड में बोला, मेरे इकलौते बड़े भाई की आज सगाई होने जा रही है। मैं तो उनकी सगाई में आगे आगे रहूंगा। आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूं, वहां की सारी लड़कियां मुझे जरूर पसंद कर लेंगी। ये सुन सुकून चिढ़ते हुए बोली, वहां सब इंसान आएंगे तो जानवरों को कोई पसंद नहीं करेगा। आपको तो जू चले जाना चाहिए। वहां आपके टाइप की कई सारी बंदरियां मिल जाएंगी। ओम का मुंह बन गया और वो अब भी उसे कुछ कहता, तभी वहां कल्याणी आई और उन दोनों को डांटते हुए बोली, ओम, सुकून, क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? और जैसा शिवांगी कह रही है, जाओ वैसा करो, क्योंकि अभी कुछ देर में गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। शाम को सगाई का मुहूर्त निकला है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और ओमकारा, इस सगाई के बाद तुम अपने भाई त्रिजल के साथ ऑफिस ज्वाइन करोगे। 25 साल के हो गए हो तुम, और तुम्हारी पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी है। हमने फैसला कर लिया है कि तुम अब भी बिजनेस संभालोगे। ये सुनते ही ओम की सारी हंसी गायब हो गई। उसने तुरंत गुस्से से कहा, सॉरी दादी, पर मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा खुद का म्यूजिक बैंड है और मैं उसी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। ये बात मैंने ऑलरेडी त्रिजल भाई से कह दी है। आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ओम वहां से गुस्से में चला गया। ये देख कल्याणी चिढ़कर बोली, इस घर के दोनों बेटे अपनी मन के हैं। इसका बड़ा भाई वो भी मेरी नहीं सुनता, और अब ये भी। पता नहीं नाच गाने में क्या रखा है। हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं है कि हम लड़कियों को या फिर लड़कों को नाच गाने में भेजें। मैं इसके बारे में त्रिजल से ही बात करूंगी। शिवांगी और सुकून दोनों चुपचाप बस कल्याणी की बात सुन रहे थे। तभी कल्याणी सुकून को देखकर गुस्से से बोली, और तुम इतना उछल कूद क्यों कर रही हो? लड़की हो, तुम भूल जाती हो क्या? जाओ, जाकर कमरे में बैठो। एक बार त्रिजल की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी भी शादी हम कर देंगे। हमारे खानदान में लड़कियां ज्यादा उम्र तक बिन शादी के नहीं रहती, इसलिए अपने चाल ढंग थोड़े सुधार लो। हर वक्त लड़कों की तरह उछल कूद मत किया करो। सुकून की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा। वही शिवांगी भी चुपचाप कल्याणी की बात सुन रही थी। कल्याणी सुकून को गुस्से भरी नजरों से देखकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सुकून सुबकते हुए शिवांगी से बोली, मॉम, दादी हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? क्या मैं और भाई त्रिजल भाई के सौतेले भाई बहन हैं? इसीलिए हमेशा हम पर अपने ऑर्डर थोपती रहती हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी और पढ़ाई करनी है और मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। लेकिन दादी कभी मुझे बिजनेस फील्ड में जाने नहीं देती, और ओम भाई को बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। तब भी वो उन्हें ही बिजनेस फील्ड में जाने के लिए फोर्स करती रहती है। ये ठीक नहीं है, और आप भी कभी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती। ये कहकर सुकून गुस्से से वहां से चली गई। वहीं शिवांगी अभी भी चुप रही। उसके जाने के बाद शिवांगी ने धीरे से खुद से कहा, मेरा कोई हक नहीं बनता उनसे। तुम दोनों के पीछे लड़ने का वो घर की बड़ी है। उनका हक है हम पर, और ये सच है। हम उनके सौतेले हैं, इसलिए हमें सुकून से जीने का हक नहीं है। हमें जितना मिल रहा है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये सोच शिवांगी चुपचाप अपने दूसरे कामों में लग गई। इधर दूसरी तरफ अध्या के अपार्टमेंट में आज वीकेंड था और अध्या इस वक्त किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी पंछी के रोने की आवाज आई। कृषा, जो उसकी मदद कर रही थी, उसे सुनकर बोली, लगता है पंछी सोकर उठ गई है। अध्या बोली, हाँ, एक काम करो, तुम इस ब्रेड पर बटरिंग कर दो। मैं अभी उसे फ्रेश करा के लाती हूँ। कृषा ने अपना सिर हिला दिया और अध्या वहां से जाने लगी। लेकिन कृषा को कुछ याद आया और वो बोली, वैसे अध्या, तुम्हारा प्लान आज रेडी तो है ना? क्योंकि आज शाम को ही तुम्हें उस नितारा की सगाई में जाना है। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे ऊपर ही खतरा आ सकता है। अध्या भी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा प्लान रेडी है और मुझे पूरी उम्मीद है। वो नितारा तो कभी मेरे इस प्लान को फ्लॉप नहीं कर सकती, और आज वो एक्सपोज होकर रहेगी। इतना कहकर अध्या वहां से अपने रूम में चली गई। वो जब रूम में आई तो इस वक्त पंछी बेड पर बैठी अपने नन्हे हाथों को आंखों पर रख जोर जोर से रो रही थी। अध्या ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और बोली, ओह, मेरा प्याला बेबी सोकर उठ गया। पर पंछी, मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि अब आप बड़े हो रहे हो, फिर भी आप क्यों सुबह उठते ही रोने लगते हो?
क्या आपने फिर से कोई बुरा सपना देखा? पंछी ने पाउट बना लिया और धीरे से बोली, मम्मा, मैंने आज फिल बैड ड्रीम देखा कि डेढ़ा मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें मुझसे दूर कर रहे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप गंदे हो। पंछी बेड से उठी और नीचे उतरने लगी। अध्या ये सुन चुप रह गई। आज से पहले पंछी ने कई बार यही सपने लगातार देखे थे और वो हर बार उससे सुबह गुस्सा हो जाया करती थी। अध्या को भी कुछ समझ नहीं आता था कि पंछी को ऐसे सपने क्यों आते थे। अध्या ने मन ही मन कहा, पंछी को आखिर इसी तरह के सपने क्यों आते हैं? क्या पंछी अपने डैड से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट है कि उसे अपने डैड की प्रेजेंस फील होती है? लेकिन इन सब में मैं उसकी विलन क्यों बन जाती हूँ? ये कहते हुए अध्या ने अपना मुंह बना लिया। वही पंछी अभी भी बेड से उतरने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि बेड थोड़ा ऊंचा था और पंछी बिल्कुल चबी सी थी। वो अपने छोटे छोटे पैरों को बेड से नीचे रखने की कोशिश रही थी। आखिर में अध्या उसके पास आई और अपने गोद में उठाते हुए बोली, पंछी, आप क्यों हर बार मुझसे ऐसे गुस्सा हो जाते हो? वो सिर्फ एक ड्रीम है और ड्रीम कभी सच नहीं होता। हम उसे रियल लाइफ से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप रियल लाइफ में कभी अपने डैडी से मिलते भी हो, तो आई प्रॉमिस मैं आपको उनसे दूर नहीं करूंगी। पर प्लीज अपनी मम्मा से गुस्सा मत हो, क्योंकि आज मम्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। उसमें मम्मा को आपका स्माइली फेस चाहिए, जिससे मम्मा को हिम्मत मिले और वो अपने एनिमी से फाइट कर सके। पंछी सारी बातें गौर से सुन रही थी और सब सुनकर वो फिर एक्साइटेड होकर बोली, क्या इस फाइट के बाद आप पंछी को उसके डेढ़ा लाकर दोगे? ये सुन अध्या ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपके डैडी लाकर दे दूं। उसने मन ही मन कहा, पंछी को तो हर एक बात में इसके डैडी याद आते हैं और मैं भी हर बार इसे झूठा प्रॉमिस कर देती हूँ। पता नहीं आगे चलकर मैं इसे कैसे संभालूंगी, जब ये इतनी सी उम्र में ही इस तरह की जिद करती है। तभी पंछी ने प्यार से अध्या के गालों पर किस कर दिया और क्यूटली उसके सीने से लिपटते हुए बोली, मम्मा, पंछी लव्स यू ऑल। आप पंछी का स्माइली फेस देखो, जिससे आपको एनर्जी मिले। ये कहते हुए पंछी क्यूटली अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर स्माइल करने लगी। ये देख अध्या प्यार से पंछी के माथे को चूमते हुए खुद से बोली, एक आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं सांस ले पा रही हूँ। अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मैं सालों पहले ही मर जाती। वही पंछी अभी भी क्यूटली स्माइल किए जा रही थी। फिर अध्या उसे वॉशरूम लेकर चली गई। इधर दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंपनी में प्रेसिडेंट केबिन त्रिजल सोफे पर अपना सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वहां काफी शांति थी। तभी त्रिजल की आवाज उस रूम में गूंजी, सालों पहले तुमने मेरा यूज किया। पहले कॉलेज में जानबूझकर हर बार मुझसे टकराती रही, और फिर जब तुम्हारा उससे भी मन नहीं भरा तो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, और उसके बाद मुझसे नजरें मिलाने के बजाय तुम मुझसे दूर भाग गई। त्रिजल ने वाइन घूंट भरा और ठंडी आवाज में बोला, मैं चाहता तो तुम्हें बहुत जल्द उसी वक्त ढूंढकर अपने सामने खड़ा कर देता, लेकिन उस वक्त मैंने भी तुम्हें एक आजाद पंछी की तरह उड़ने दिया और एक सही वक्त का तलाश करता रहा, जबकि मैं उस पंछी को अपने पिंजरे में कैद कर सकता था। और अब तुम खुद मेरे सामने आई हो। अब तुम्हारा आजादी के साथ उड़ना खत्म हुआ। अब तुम त्रिजल राजपूत के इशारों पर चलोगी। भले ही उस वक्त तुम नशे में थी और ये किसी और की साजिश थी, तुम्हें बर्बाद करने की, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उस दिन वो किया था जो मैं नहीं करना चाहता था, और इसकी सजा मैं तुम्हें अब दूंगा और फिर उस शख्स की बारी आएगी जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। त्रिजल ने वाइन का आखिरी सिप अपने गले से नीचे उतारा और एविल वे में मुस्कुराने लगा। उसी वक्त केबिन का गेट कोई बिना नॉक किए ही अंदर आया और त्रिजल को घूरते हुए बोला, त्रिजल, मेरे यार, तू किस दुनिया में खोया हुआ है? तुझे पता भी है आज तेरी सगाई होने वाली है। त्रिजल के रिएक्शन चेंज नहीं हुए। वो उसी तरह वाइन पीते हुए खामोश रहा। वो शख्स जो उसी की उम्र का था, काफी हैंडसम था, और उस वक्त उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। वो त्रिजल के पास आया और उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, त्रिजल, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मैं बिजनेस ट्रिप पर क्या चला गया? तू तो मुझे भूल ही गया। अबे देख मुझे, मैं तेरा जिगरी यार रश्भ हूँ। तू पहचान भी रहा है मुझे? ये कहते हुए रश्भ बार बार त्रिजल की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाने लगा। त्रिजल इस वक्त उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी आखिर में त्रिजल ने उसे घूरा और बोला,
तू यहाँ क्यों आया है? घर जा, अपने आज ऑफिस बंद है। रश्म मुंह बनाते हुए बोला, अरे, ये कौन सी बात हुई? मैं पहले तेरे घर ही गया था, तो वहां मुझे पता चला कि तेरी सगाई हो रही है, और मुझे ये भी पता चला कि तू इस वक्त वहां नहीं है, तो मैं सीधे ऑफिस चला आया, और देख, तू मुझे यही मिल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक से इतनी जल्दी तेरी सगाई क्यों हो रही है? त्रिजल गुस्से से बोला, क्योंकि ये दादी चाहती है। रश्भ सीरियस होते हुए बोला, तो क्या तू सच में उस लड़की से सगाई करेगा? त्रिजल खामोश रहा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मैं उससे सगाई तो करूंगा ही। उसे गौर से देखते हुए अर्शब ने कहा, तू उसे पसंद करता है या फिर इसके पीछे तेरा कोई और मकसद है? क्योंकि तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तू उस लड़की को जरा भी पसंद करता है या उसे जरा भी भाव देता होगा। त्रिजल ड्रिंक करते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, सगाई होगी लेकिन उसके बाद शादी होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रश्भ के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो हंसते हुए बोला, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। वही तो मैं सोचूं कि त्रिजल राजपूत, जिससे कोई उसकी मर्जी के बिना एक शब्द बुलवा भी नहीं सकता, वो दादी की मर्जी से शादी और सगाई करने जा रहा है। वेल, आगे का प्लान क्या है? त्रिजल उसे घूर कर बोला, आगे का प्लान यही है कि अगर तू यहां से थोड़ी देर में नहीं गया तो तेरी लाश तेरे घर तक जाएगी। ये सुनते ही रश्भ चिढ़ गया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, ऑल राइट, मैं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, दादी ने मुझसे कहा कि मैं तुझे कह दूं कि उन्होंने तुझे घर बुलाया है और अब तुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से निकल गए। शाम का वक्त, राजपूत महल, उस आलीशान गार्डन में काफी हाई रेपुटेटेड लोग मौजूद थे, जिन्हें कृपाल और कल्याणी अटेंड कर रहे थे। स्टेज पर नितारा अपने पिंक कलर के लविश लहंगे में रेडी हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसके साथ नीति भी मौजूद थी, और नितारा स्टेज से नीचे मौजूद सभी को देखते हुए प्राउड वे में नीति से बोली, लुक मॉम, मैंने कहा था ना कि वो अद्या खुद ही यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो क्यों ही आएगी अपनी बेइज्जती करवाने। नीति भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा हुआ कि वो कल मुही नहीं आई, वरना पार्टी का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता। बस, अब तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे इस तरह सगाई हो रही है, उसी तरह तुम्हारी शादी भी त्रिजल राजपूत से हो जाए, फिर तो हमारे लिए सोना ही सोना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की सच में सगाई हो रही है। ये कहते हुए नीति ने अपनी आंखों से काजल निकालकर नितारा के कान के पीछे लगा दिया। वही नितारा भी फिर मीडिया वालों के सामने पोज देने लगी। कल्याणी इधर कृपाल से बोली, त्रिजल के पास फोन करिए और बुलाइए, सगाई का मुहूर्त हो गया है, सभी गेस्ट उसका इंतजार कर रहे हैं। कृपाल ने अपना सिर हिलाए और त्रिजल को कॉल करने चले गए। कुछ देर में वहां त्रिजल ब्लैक सूट में आया। त्रिजल की पर्सनालिटी से वहां का माहौल थोड़ा बदल गया। मीडिया वाले अब त्रिजल की फोटोज क्लिक करने लगे। कल्याणी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इधर ओम और सुकून भी त्रिजल को देख रहे थे, और सुकून मुस्कुराकर बोली, देख लो ओम भाई, त्रिजल भाई तो आपसे भी ज्यादा हैंडसम है। वैसे अच्छा ही है, हमारे घर में एक त्रिजल भाई हैं, जो आपके झूठे घमंड को तोड़ देते हैं कि आप सुंदर हैं, यू नो, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। ओम तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो इसमें क्या है, मैं हूं ही वर्ल्ड वाइड हैंडसम। मुझ पर सारी लड़कियां फिदा है, और भाई मुझसे बड़े हैं, इसलिए वो मुझसे थोड़े बहुत हैंडसम भी दिखते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सुनकर सुकून उसे घूर कर देखने लगी, जैसे कि वो दुनिया के किसी बेवकूफ इंसान को देख रही हो। वही त्रिजल स्टेज की तरफ आया। त्रिजल को देखते ही नितारा की सांस ऊपर नीचे होने लगी, और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए त्रिजल से बोली, त्रिजल, आज तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे हो, और मेरे लिए तो ये सब एक सपने जैसा है कि मेरी तुमसे सगाई होने जा रही हूँ। कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, और फाइनली तुम मेरे ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो। त्रिजल ने कुछ देर तक नितारा को ऊपर से नीचे एक अजीब नजरों से घूरा, और फिर बिना एक्सप्रेशन के बोला, ज्यादातर सपने सच होते हुए भी टूट जाते हैं, इसलिए रियलिटी में ही रहो, वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। नितारा को त्रिजल की ये बात कुछ समझ नहीं आई, और वो अभी कुछ कहती, तभी वहां कल्याणी आई और सभी से बोली, अब सगाई की रस्में शुरू की जाती है। सभी फिर तालियां बजाने लगे। नितारा स्माइल करने लगी, और उसने अपने हाथों को अंगूठी पहनने के लिए आगे की तरफ बढ़ाया। त्रिजल एकटक उसे घूर रहा था,
और उसी वक्त वहां एक जोर की आवाज आई, रोक दीजिए ये सगाई। ये लड़की कैरेक्टरलेस है। ये इस खानदान में सगाई करने के लायक नहीं है। उस आवाज को सुनते ही वहां के माहौल में सन्नाटा छा गया। सभी गेट की तरफ देखने लगे जहां से वो आवाज सुनाई पड़ी थी। वही त्रिजल की भौहें चढ़ गईं। उसने गेट की तरफ अपनी नजर घुमाई तो वहां मौजूद अध्या को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। इधर नितारा, राकेश और नीति ने अध्या को इस तरह देखा और उसकी ये बात सुनी तो वो तीनों अचानक से घबरा गए। क्या मानेगा वो सभी अध्या की बात? क्या रुक जाएगी ये सगाई? क्या करने जा रही है अध्या? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।